हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे लगभग 7 से 8 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स एंड कुछ लर्निंग पॉइंट्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो रिलायंस इंडस्ट्री के साथ। सो रिलायंस की बात करें, आज के दिन आप सभी लोगों को पता ही था, पहले 45 मिनट के लिए रिलायंस में कोई ट्रेडिंग होने वाली नहीं थी। प्री मार्केट जो ओपन रहता है सेशन, वो हम लोग को देखने को मिल रहा था यहाँ पे 9 बजे से 10 तक। एंड क्योंकि आपको रीज़न तो पता ही है, प्राइस डिस्कवरी से रिलेटेड। एंड अगर उसकी बात की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग को रिलायंस इंडस्ट्री में नॉर्मल ट्रेडिंग होती हुई देखने को मिली है। सबसे पहले देखिए, जो बिगनर होता है उसके हिसाब से मुझे वीडियोस बनाने पड़ते हैं। तो अगर हम लोग बात करें रिलायंस इंडस्ट्री में, कुछ चार्ट पैटर्न आपको ऐसे देखने को मिलेंगे कि लगभग 7% का स्टॉक आपको क्रैश नजर आएगा। अगर आपने मेरा कल का वीडियो देखा होगा तो ऑलरेडी ये सारे पॉइंट्स में कवर करके रख चुका था। सो इसमें आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। जो बिगनर है मैं उनको आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, ये जस्ट एक कॉर्पोरेट एक्शन हम लोग को होते हुए देखने को मिला, जिसको हम लोग स्पिन ऑफ बोलते हैं। सो कल के दिन की बात करें, हम लोगों ने क्या देखा था, रिलायंस का प्राइस कितना था 2840। अगर बीएससी की बात करें तो कितना 2840। और आज के दिन की अगर हम लोग इसमें से माइनस करें तो रिलायंस इंडस्ट्री का बीएससी पे ओपनिंग प्राइस कितना था 2589। ठीक है, 2589। तो कितना प्राइस बन गया 251। तो बीएससी के हिसाब से आप यहाँ पे देख सकते हो। तो जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है, ठीक है, वो 251 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। एंड सेम ऐसा ही अगर आप चाहो तो एनएससी का भी कैलकुलेट यहाँ पे कर सकते हो, 250 के आसपास ही देखने को मिलेगा, 255 260 के आसपास। आप जरूर इसको कैलकुलेट करके चाहो तो कमेंट सेक्शन में मुझे यहाँ पे बता सकते हो। इसके लिए क्या करना है, एनएससी का कल के दिन का क्लोजिंग प्राइस एंड एनएससी में आज के दिन रिलायंस कितने पे ओपन हुआ उसका डिफरेंस निकाल कर देख लेना। थोड़ा सा 5-10 रुपया थोड़ा सा आप लोगों को गैप ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। वो आपको एनएससी के ऊपर क्या देखने को मिलेगा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का प्राइस देखने को मिल जाएगा। हालांकि आप सभी लोगों को पता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज सिर्फ यहाँ पे हम लोगों को प्रेजेंट रहते हुए देखने को मिलने वाला है, उसमें कोई भी ट्रेडिंग होने वाली नहीं है फिलहाल के हिसाब से। जैसे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएगी 2-3 महीने के अंदर अंदर, फिर उसके बाद उसका ट्रेडिंग भी हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स मैं ऑलरेडी कवर करके यहाँ पे रख चुके हैं। अरे ठीक है, ये देखिए मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब यहाँ पे ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर लिखते हुए देखने को मिल चुका है। अगर हम एनएससी की बात करें तो कितने पे 261 के आसपास हम लोग को प्राइस रिलायंस जियो फाइनेंशियल्स का फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो हम लोग ज़रूर यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त चौंकाने वाला सरप्राइजिंग प्राइस हम लोग को देखने को मिला। सरप्राइजिंग मतलब क्या है कि हाँ, जो एक्सपेक्टेशंस थे, जो हम एवरेज अनुमान बोलते हैं ब्रोकरेजेस के, वो थे लगभग हम कह सकते हैं 190 160 150 के आसपास। मतलब 200 भी कोई अज्यूम नहीं कर रहा था, बट ये सीधा 261 तक जाते हुए देखने को मिला है। मतलब टोटली हम यहाँ पे कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस रिलायंस के जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने फिलहाल तो यहाँ पे दिया हुआ है। देन अगर हम लोग बात करें तो आपको बताइए, जो रिलायंस ओपन यहाँ पे हो गया 2580 के आसपास, बट उसके बाद हम लोग को एक अच्छी खासी 2% की तेजी भी रिलायंस इंडस्ट्री में देखने को मिली है। सो बीएससी का चार्ट पैटर्न देखोगे तो ऐसा गिरा हुआ देखने को मिलेगा, बट हकीकत में देखा गया तो रिलायंस इंडस्ट्री, ये देखिए एनएससी का चार्ट पैटर्न आप चेक कर सकते हो, ऑलमोस्ट 1.5 से 2% के आसपास की अच्छी तेजी देखने, नेट तेजी आप 1.5% के आसपास की यहाँ पे बोल सकते हो। सो एक अच्छा परफॉर्मेंस रिलायंस इंडस्ट्री में भी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो कोई नुकसान नहीं हुआ है दोस्तों। ये चार्ट पैटर्न जो रहते हैं ना, ये देखिए, ये जो गिरते हुए देखने को मिल रहा है ना, उसको एडजस्ट होने के लिए कभी कभी टाइम यहाँ पे लगता है। सो जो हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था वो सारी चीजें हम लोग को आज के दिन देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। अभी देख लेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड लिस्टिंग की डेट कब निकल कर यहाँ पे आ जाती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे ऑब्वियसली कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड जब भी खबरें आती है तो जिस सेक्टर में उसने एंट्री की है, वो आपका जो मतलब बोलते हैं ना नंबर 1 प्लेयर है वो है बजाज फाइनेंस। एंड उसी के साथ साथ अगर देखा गया तो जो एक इमर्जिंग प्लेयर है वो है पेटीएम। तो ऑलरेडी मैं इसके ऊपर शायद से मैं 4 से 5 वीडियोस बनाकर रख चुका हूं कि इसका इम्पैक्ट बजाज फाइनेंस के ऊपर नहीं होगा। मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा, करने दो उनको जो करना है, नहीं, ऐसा नहीं। कि बजाज फाइनेंस बहुत बड़ी कंपनी है। हाँ, अगर किसी को टक्कर है, सबसे पहले अगर किसी की बैंड बजेगी तो वो पेटीएम जैसी कंपनीज की बैंड यहाँ पे बच सकते हैं, क्योंकि ये छोटे प्लेयर्स हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज भी अगर हम लोग देखें तो बहुत बड़ी कंपनी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है ओवरऑल अगर बात करें तो। सो पेटीएम जैसी कंपनीज को हम यहाँ पे कह सकते हैं, जो छोटी एनबीएफसीज है उनको बहुत गजब का टक्कर यहाँ पे रहने वाला है। बजाज फाइनेंस की बात करें तो बोलते हैं ना दिल्ली बहुत दूर है, उस प्रकार की चीजें देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो हिंदुस्तान यूनिलीवर HUL के नंबर्स भी हम लोग को आज के दिन देखने को मिले। टाइमिंग था 6:30 बजे के आसपास, जस्ट अभी नंबर्स आते हुए देखने को मिले। मतलब पोस्ट मार्केट 3:30 बजने के बाद ये नंबर्स आए हैं। कल के दिन रिएक्शन देखने को मिलेगा। आज के दिन पहले ही 1% की तेजी देखने को मिली। शायद से बाजार मानकर चल रहा था कि नंबर्स अच्छे आएंगे करके, बट हकीकत में नंबर कैसे आए तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो आपको पता ही है, ये कंपनीज लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आपको 5 साल में पैसा
100% मतलब डबल यहाँ पे करना है, तो उस हिसाब से आप चाहो तो इनको कंसिडर कर सकते हो। वैसे तो देखा गया 5 साल में कितना रिटर्न दिया इन्होंने, 62%, तो थोड़ा हम कह सकते हैं कि अंडर परफॉर्मेंस जरूर यहाँ पे देखने को मिला है, बट स्टिल एफडी से तो बेटर ही है। आप सभी लोगों को पता है एफडी में तो पैसा डबल होने के लिए 14 साल हम लोग को रुकना यहाँ पे पड़ता है, 12 साल रुकना पड़ता है, आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो। एनीवेज, शॉर्ट टर्म के हिसाब से बात करें जिसका क्विक रिएक्शन देखने को मिल जाता है, तो प्रॉफिटेबिलिटी कितना है एचयूएल का, सो वो है 2593.5 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें, ठीक है, मतलब 2600 करोड़ के आसपास का प्रॉफिटेबिलिटी एक्सपेक्ट किया गया था। हकीकत में कितना आया, हकीकत में आया 2470 करोड़ के आसपास। मतलब अगर हम लोग कुल मिला के जो शब्द हम लोग ढूंढते हैं वो आपको शब्द मिल जाएगा कि यस, एस्टिमेट्स को मिस कर दिया है। देखिए प्रॉफिट में जंप है, जरूर जंप है, 8% की जंप है, रेवेन्यू भी 6% में जंप है, बट शॉर्ट टर्म वाले जो रहते हैं ना, हाँ, उनके जो एस्टिमेट्स थे उनको यहाँ पे मीट नहीं कर पाया, ठीक है। एंड शॉर्ट टर्म वाले ही आप लोगों को पता ही है, वही पोजीशंस बनाते, वही पोजीशंस घटा देते हैं। तो प्रॉफिट की बात करें, सेल्स की बात करें, तो जो स्ट्रीट एस्टिमेट थे उनको यहाँ पे क्या कर दिया, मिस कर दिया, उनके बिलो हम लोग को परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। इसका अर्थ ये नहीं कि एचयूएल तैस तैस हो जाएगा, खत्म हो गया करके। आई होप आपको समझ में अभी आ रहा होगा कि लॉन्ग टर्म एक अलग पार्ट होता है एंड शॉर्ट टर्म एक अलग पार्ट होता है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म वाले हम लोगों को थोड़े बहुत नाराज होते हुए देखने को मिल जाएंगे। कल चेक कर लेंगे एचयूएल का इसके प्रति क्या परफॉर्मेंस रहता है, एंड बाकी अदर एफएमसीजी स्टॉक्स को भी आप अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। देन दोस्तों हम लोग बात करेंगे लिटरली ऐसी कंपनी, मतलब बोलते हैं ना जो स्टेज 1 स्टेज 2 बोलते हैं ना, हमेशा जो मैंने आपको सिखाया है, यस, इसी को बोलते हैं दोस्तों एंजॉय करना। और अभी ऑटोमेटिकली कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स बढ़ जाते हैं, सर पॉलीकैब में क्या अभी फ्रेश बाइंग की जा सकती है या नहीं। देखिए प्रॉब्लम वही रहेगी, फ्रेश बाइंग करने के लिए मैं वैसे तो देखा गया तो टेक्निकली आपको पता ही है कि बहुत ही रॉकेट की तरह यहाँ पे भाग रहा है। अगर किसी को बिजनेस देखकर अगर जाना होगा, ठीक है, तो वो पिरामिड स्ट्रैटेजी के हिसाब से जा सकता है, मतलब ऊपर छोटी छोटी क्वांटिटी के साथ, क्योंकि अगर बड़ा करेक्शन आ गया तो वो क्वांटिटी को बढ़ा सकता है करके। देखिए कंपनी बुरी नहीं है, प्रॉब्लम यही होता है कौन सा, कि अभी गजब की तेजी देखने को मिले ना, 5 दिन में 23%, 1 महीने में 40%, 6 महीने में 70%, साल भर में डबल हो गया पैसा, 5 साल में 642% रिटर्न। देखिए यही चीज़ डीमार्ट में भी होती थी, मैं इसके पहले भी आप लोगों को बोल चुका हूँ, डीमार्ट कोई खराब कंपनी नहीं है, बट यस जैसे ही आप यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगा आपको, तो फिर कहानी बनना स्टार्ट हो जाएगी, ये खराब है, ये बर्बाद हो गया है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें कहानी स्टार्ट हो जाती है। और फिर वही सेम चीज़ कि जो यहाँ पे फिर बाइंग करता है एंड फिर 1.5-2 साल वो स्टॉक नहीं चलेगा, फिर वो क्या बोलेंगे, अरे डिमांड तो खराब स्टॉक है, हम तो ट्रैप हो गए। तो सेम कहानी वो फिर हमें पॉलीकैब में भी देखने को मिल जाएगी। तो ना तो प्रॉब्लम पॉलीकैब में ना तो डिमार्ट में है, प्रॉब्लम है कि यस हमारे एक्सपेक्टेशन में। एक्सपेक्टेशन क्या है कि हम लोग अभी तुरंत एंट्री करके चाहते कि हमें भी इस प्रकार के रिवॉर्ड्स, पैसों की बारिश हमारे ऊपर हो जाए, तो वो नहीं होगी दोस्तों, उसके लिए आपको टाइम ही देना पड़ेगा, ठीक है। सो जो पेशेंस दिखाता है उसको अच्छे खासे रिटर्न्स मिलते हैं। अभी पॉलीकैब जैसी कंपनी भी क्या गिरी नहीं थी, जरूर गिरी थी, 30-40% नीचे आया था। अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करके आपको बता दूं, ये देखिए आपके आंखों के सामने, ऑब्वियसली कोविड का केस था, मतलब कितना है 45-50%, आधा हो गया, आधा। एंड कितने टाइम में, फेब 20 से लेके मई 20, मतलब अगर मैं यहाँ पे बात भी कर लूँ तो आप यहाँ पे मतलब चेक कर सकते हैं, फेब के बाद मार्च अप्रैल में 3 महीने में 90 दिन के करीब करीब आप देख सकते हैं, 20 फेब से लेके 22 में 90 दिन के करीब करीब 50% स्वाहा। सो जिनको बिजनेस की समझ नहीं, जिनको सिचुएशन की समझ नहीं, वो तो क्या बोलेंगे, अरे मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो लूट गया। एंड अभी कितने बुरी तरीके से पछता रहे होंगे, कैलकुलेटर के ऊपर कैलकुलेट करके देख रहे होंगे, अरे मेरे लाख रुपया इतना इतना लाख ग्रो हो जाता, 6-7 लाख बन जाता। सो कहानी बिल्कुल सेम है दोस्तों। ये क्या इसमें पॉलीकैब, क्या इसमें डिमार्ट, ये सारी चीज़ें ऐसी ही चलती रहती है। अगर आपको कुछ बदलना है तो आपको मार्केट के प्रति देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट है तो फिर आप जा सकते हो, अगर आपको बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर जाने का कोई मतलब नहीं। कल यही स्टॉक अगर 4780 का 4000 पे आएगा, जो बिजनेस में इंटरेस्टेड है ना, वो व्यक्ति चाहेगा ये स्टॉक 3000 पे आ जाए। आप समझो इस बात को, क्यों, क्योंकि उसको पता है ये धंधा आगे जाके और बड़ा बनेगा, ये कंपनी और बड़ी बनेगी, बोनस प्लेट भी आ सकता है भविष्य में अगर आया तो। बट जो बिजनेस को नहीं देखता वो, उसके लिए एक ही टारगेट रहेगा 4780 का, कैसे 5780 हो जाए। अगर वो जैसे ही बाइंग करने से नीचे चला जाएगा थोड़ा बहुत भी, वो पैनिक में आना स्टार्ट करेगा। ये चीज़ों के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है, यही सोल्यूशन आप लोगों को मिलेगा दोस्तों। तो बिजनेस देखकर ही आप लोगों ने डिसीजन यहाँ पे लेने चाहिए। आप क्या रुकोगे क्या 5-10 साल तक, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं, 5-10 साल तक थोड़ी ना ये स्टॉक यहीं तक रहेंगे, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। सो उस हिसाब से आप लोगों ने यहाँ पे सोचना होता है। ये पॉइंट आपको हर किसी स्टॉक में देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी, यस इससे रिलेटेड भी ऑब्वियसली छोटी कंपनी, छोटी मतलब क्या, पेनी टाइप का स्टॉक देखने को मिल रहा है, वापस जोश भरते हुए देखने को मिल रहा है। बॉटम से कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएंगे एंड वापस आप देख सकते हो एक साल में कितना 200% के रिटर्न्स आपको पता ही है। एंड रिटेल इन्वेस्टर के लिए तो आपको पता ही है, ऐसे स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव उनको नज़र यहाँ पे आ जाते हैं। सो दोस्तों अगेन वही सारी चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ कि बिजनेस
जहाँ पे आपको अच्छा लगता है वहाँ पे आपने जाना चाहिए। अगर आपको लगता है सुजलॉन एनर्जी का बिजनेस अच्छा है, आप चाहो तो जा सकते हो। मैं मेरे हिसाब से हमेशा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक में ही जाना पसंद करता हूँ। एंड अगेन दोस्तों, ये जो रिटर्न्स का खेल होता है ना, ऐसा हम लोग बोलेंगे अरे 200% की रिटर्न है, ठीक है 200% की रिटर्न है, बट पैसा लगाया कितना था, ठीक है। अगर यहाँ पे आप बोलते हो कि सर क्या मैं 1000 रुपया लगा दूँ, मैं बोलता हूँ ठीक है 1000 रुपया लगा सकते हो लर्निंग के लिए, कितना डूबे 1000 डूब के क्या फ़र्क पड़ता है। बट अगर आप यही पूछोगे क्या यहाँ पे हम लोग 10 लाख रुपया लगा दे, तो नहीं। ऑब्वियसली अगर आपको इतना बड़ा पैसा लगाना है तो ऐसे क्वालिटी स्टॉक्स में जाइए। क्यों? क्योंकि अगर कल वो नीचे आए तो फिर आपको डर नहीं लगेगा। बट ऐसे कंपनीज में जस्ट इमेजिन आपने बहुत बड़ा पैसा लगा दिया और अगर ये नीचे आया, इतनी हालत ख़राब हो जाएगी क्योंकि पता ही नहीं कितने लोग ऐसे ही यहाँ पे बर्बाद हो चुके हैं, ठीक है। बट इन ऐसे फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर में कहानी डिफरेंट हो जाती है। यहाँ पे आप 1 करोड़ भी लगा दोगे एंड कल अगर वो मार्केट नीचे भी आ गया, 50% डाउन भी आ गया, तो भी हम लोग उसको एवरेज करने की बात करेंगे। बट ऐसे जब कंपनियाँ नीचे आ जाती हैं तो फिर एवरेज करने में का हिम्मत हम लोगों में फिर नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे मैं बार बार बोलता हूँ, आपको समझ में आना चाहिए कि कितना पैसा लगाना होता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात बन जाती है। और इसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आप लोगों को नोट करने के लिए भी दिया था, कौन सा, कि हमें वर्स्ट सिचुएशन को देखकर डिसीजन लेना होता है कि वर्स्ट सिचुएशन क्या है, कि अगर यहाँ पे कल कुछ गिर गया, 50% गिर गया, क्या हम जाने के लिए रेडी है। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप चाहो तो जा सकते हो, मेरा तो जवाब ना है, इसलिए तो मैं अवॉइड करता हूँ। अगर बाकी कंपनीज की बात करूँ, ये वाली कंपनियाँ, अगर ये कंपनी टॉप से 50% गिरी, जैसे कि पॉलीकैब तो नहीं गिरा है, बट देखिए एवेन्यू सुपरमार्ट गिरा है, तो क्या यहाँ पे मुझे पैनिक हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं, कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि मेरा नज़रिया लंबा है तो पैसा तो यहाँ पे बन जाएगा। तो इस प्रकार से अगर आप देखोगे तो मार्केट में बड़ी पारी खेल पाओगे। पर ना बहुत सारे लोग तो आते जाते रहते। अभी देखिए ये कंपनी देखिए आरवीएनएल, आज के दिन कमाल का भागा है, ठीक है। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था एकदम रॉकेट की तरह, कितने 500 550% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे। क्या यहाँ पे बड़ा पैसा लगाना चाहिए? कोई रिकमेंडेशन नहीं, बट हाँ आप चाहो तो लगा सकते हो। बट सेम वही चीज़, पेशेंस के साथ होल्ड करना पड़ेगा। अगर आपको बिजनेस के ऊपर भरोसा है तो ही जाना। बिजनेस मतलब क्या होता है? क्या आपको लगता है कि गवर्नमेंट आने वाले समय में, ये गवर्नमेंट कंपनी है, आने वाले समय में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा करेगी? ये सवाल खुद को पूछो। अगर आप ये बोलते कि सर मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता है, कोई भी सरकार आ जाए, कांग्रेस आ जाए, बीजेपी आ जाए, कोई और पार्टी आ जाए, कोई खर्चा नहीं करेगा रेलवे के ऊपर, तो फिर जाने का कोई संबंध है ही नहीं, सेंस बनता ही नहीं है। बट अगर आपको लगता है नहीं नहीं कोई भी सरकार आ जाए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर तो ग्रो होगा ही होगा, इंडिया की डेवलपमेंट ग्रो होगी उस हिसाब से रेलवे भी ग्रो करेगा, दैट्स इट। अब ज़रूर इसमें पैसा लगा कर होल्ड कीजिए, इतना सिंपल होता है दोस्तों। बट हम क्या करेंगे, 128 पे खरीदूँ या फिर 118 पे खरीदूँ, 100 पे खरीदूँ, 10-20 रुपये छोड़ दीजिए दोस्तों, इससे इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब स्टॉक इतना रॉकेट की तरह भागता है ना, फिर वो 10 रुपया फिर बहुत महंगा पड़ जाता है, फिर आपके आंखों के सामने वो 1000 का नुकसान बैठ जाता है, ठीक है। तो बिजनेस समझिए, एंड इसका बिजनेस तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा है। अभी अच्छा है मतलब ये नहीं कि 2 महीने में रॉकेट बनेगा, बिल्कुल भी नहीं। शायद से 2 साल यहीं पर है एंड उसके बाद शायद से ऐसी ही जो तेज़ी दिखाई थी वैसे भी हम लोग को तेज़ी देखने को मिले। सो बिजनेस का कंटेक्ट समझिए दोस्तों, बिजनेस तो बहुत कमाल का है। आने वाले 5-6 साल की बात करें, ये रहेगा 300 400 500 तक जाएगा ये स्टॉक, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लोगों ने ज़रूर विचार करना चाहिए। हाँ, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वार्निंग वाला, कि यहाँ पे ओएफएस जैसी चीज़ें कभी भी आ सकती है, तो एक पॉइंट आप लोगों ने अलर्टनेस के लिए ज़रूर रखना चाहिए। ओएफएस वैसा कोई पाप नहीं होता है, कोई फ्रॉड नहीं होता है, बट हाँ एक बिगिनर के लिए ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत पता यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे केपीआईटी तो फैंटास्टिक कंपनी, क्या दिक्कत है, ये आ जाना चाहिए, नीचे आ जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। 1000 फिलहाल तो इसका बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल देखने को मिला, साइकोलॉजी लेवल भी रहता है 4 डिजिट में चल रहा है करके, वो टूट जाएगा तो आपको अच्छे खासे बेनिफिट मिल जाएंगे। फिलहाल तो कंपनी के नंबर का हर कोई इंतजार कर रहा है। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे खबरें भी मैंने यहाँ पे कवर कर ली, ठीक है। उसी के साथ साथ जो लर्निंग लेसन है, आपके कुछ डाउट्स है, ठीक है, वो भी मैंने आप लोग की कवर कर लिए है। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच। सो वी विल बी मीटिंग आवर वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।